हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है Q&A की एक नई वीडियो में। इनफैक्ट सेकंड Q&A है ये हमारा। इससे पहले हमने एक ही बार किया था काफ़ी टाइम पहले। आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ ना कुछ थोड़े पर्सनल हैं, स्टॉक्स के रिगार्डिंग है मोस्टली, एंड कुछ ना कुछ सर्विसेज के अराउंड है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं बस गो थ्रू करता रहता हूँ एक एक करके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। मैंने अपना कंप्यूटर साइड में खोला हुआ है एंड यहीं पे आपके गूगल फॉर्म्स जो आपने सबमिट करे थे सारे विजिबल हैं। तो एक एक करके गो थ्रू करते रहते हैं। मैं अपना देख के आपको आंसर करता रहता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको मैं एक्टिवली ट्रैक नहीं कर रहा, तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर मैं एक्टिवली ट्रैक कर रहा हूं तो मैं उसका आंसर यहाँ पे दे दूंगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि टेक्निकली एंटर करने का कैसे सोचें एक अच्छे स्टॉक के अंदर, एक फंडामेंटली अच्छे स्टॉक के अंदर जो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है। तो यस, काफ़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप टेक्निकल बेसिस पे उसके अंदर एंटर करना चाह रहे हैं जो एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। बट हमने नॉर्मली क्या देखा है, वो किसी ना किसी अपनी मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो आप एक बार अपने चार्ट पे 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं एंड कोई भी अप ट्रेंड का स्टॉक होगा वो किसी ना किसी पे टकराएगा। जब वो उस मूविंग एवरेज पे टकराए और बाउंस बैक करने लगे, वहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, नेचुरल सा है ये बड़ा, और ये बहुत अच्छे से फॉलो होता है अच्छे स्टॉक्स के अंदर। हम एक चीज़ और कर सकते हैं इसके अंदर, कहीं ना कहीं बहुत बार स्टॉक्स करेक्ट होते हैं तो कोई एक जोन सा बना लेते हैं, उस जोन के अंदर आप उसे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको है कि स्टॉक अच्छा है और इसको बढ़ते ही रहना है तो थोड़ा महंगा खरीद लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुल मार्केट चल रही है, यहाँ पे सस्ता बेचना नहीं है, महंगा खरीद लोगे तो वो माफ़ी है यहाँ पे। इसी के अंदर मेरे को एक रिकमेंडेशन सी भी आई है कि क्यों ना एक वीडियो ऐसी बनाई जाए कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्सेस रोटेशनल जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह होती है उसके ऊपर बात करी जाए। तो मैं दोनों चीज़ें करता हूँ, बट इन्वेस्टिंग की रिटर्न्स हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा ईजी होती हैं ट्रैक करनी। तो इन्वेस्टिंग में इनफैक्ट लास्ट 3 ईयर्स में वी डिड 27% की कैगर, विच इज़ एक्सेलेंट। एंड उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल से कम में पैसा डबल हो जाता है, तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग में अगर आप उतना कमा रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत बार आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट नहीं है तो फिर आप ट्रेडिंग स्किप भी कर सकते हो, आप सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो, हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हैं जिनकी रिटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ पे 27%, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है मेरे सामने, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइस एक्शन काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। आफ्टर ऑल टेक्निकल्स एक आर्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी है बट एक आर्ट है। एक ही चार्ट को देख के एक जना सेलिंग कहता है, एक जना बाइंग कहता है। तो टेक्निकल्स कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव हैं, प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव है, बट इंडिकेटर्स काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो लेकिन ऐसा क्यों है कि प्राइस एक्शन के सक्सेस रेट ज़्यादा है एंड आपका जो टेक्निकल्स इंडिकेटर हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, उनका सक्सेस रेट कम है अगर उनको फॉलो करें। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एनी इंडिकेटर दैट इज देयर इन द मार्केट फॉलोज प्राइस, वो प्राइस का ही डेरिवेटिव है। तो प्राइस से ही निकल के इंडिकेटर बना है, इसलिए आपको हमेशा जो भी मूवमेंट होगा पहले प्राइस बताएगा। अगर आप प्राइस पढ़ना सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आपको ये इंडिकेटर्स वगैरह की ज़रूरत कम पड़ती है। इनफैक्ट मेरी आपने जितनी भी चार्ट ऑफ द वीक की वीडियोस देखी हैं, या हमने चार्ट ऑफ द डेकेड की बात करी थी, इंडिकेटर्स वहाँ पे आपको नॉर्मली नहीं दिखते, सिंपली फॉर द रीज़न क्योंकि मैंने अपनी आईज़ को, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया कि मैं प्राइस बेटर पढ़ सकूँ। अगर आप चाहते हैं ये सीखना स्किल, तो फिर आप डेफिनेटली मेरे टेक्निकल एनालिसिस के प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। 1-on-1 बेसिस पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, पूरा फोकस आपको दिया जाता है, 1 मंथ का बैक एंड सपोर्ट भी आपको मिलता है। अगर आप उसके लिए एनरोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे कॉन्टैक्ट करें, देर ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम सब्सक्राइबर से है कि हाउ टू इवैल्यूएट वेदर डेट टेकन बाय अ कंपनी इज गुड और बैड। मुश्किल होता है until and unless you know the company, I would say thoroughly। अगर आपको thoroughly कंपनी पता है तो दिक्कत नहीं होती, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है। बेसिकली आप ये मान के चलें कि कोई भी डेट अगर कंपनी ले रही है उससे एसेट क्रिएशन हो रही है जो आगे उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा जितनी उसने इन्वेस्टमेंट करी है। तो अगर उससे ज़्यादा रिटर्न हो रही है तो कोई भी डेट अच्छा है। नॉर्मली हम देखते हैं कि केपेक्स जब भी अनाउंस होता है तो उसमें बताते हैं कि हम 100 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं, बट उससे हम 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि जो कर्जा ये उठा रहे हैं
उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगेन आपको ना पता होना चाहिए कि कंपनी कैसी है, किस हिसाब से मैनेजमेंट कितनी क्लीन है। अगर वो सारी चीज़ें पता है तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना, फॉलोअप करना मैनेजमेंट के साथ आसान हो जाता है। आप बिलीव कर पाते हैं कि जो चीज़ें कह रहे हैं उसी के लिए इन्होंने डेट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्टॉक मार्केट से हटके, थोड़ा इन्वेस्टिंग से हटके चलते हैं, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा है ये भी। तो आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, BBA ऑनर्स किया था वहाँ से, एंड देन आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फ्रॉम इग्नू। आई ऑल्सो हैव डेल्फ अदर सर्टिफिकेट इन फ्रेंच जो कि आलियंस प्रोसेस से किया था। आई ऑल्सो डिड रशियन लैंग्वेज, तो वहाँ पे मेरे पास RU4 का सर्टिफिकेट है, RU चित्तीरी बोलते थे हम उसे वहाँ पे, एंड दैट इज डिड फ्रॉम द रशियन कल्चरल सेंटर इन दिल्ली। तो वो रशियन एम्बेसी का पार्ट है कहीं ना कहीं। तो मेरे को फ्रेंच आती है, मेरे को रशियन आती है। आई ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू गिव माई ट्रिनिटी ग्रेड 4 इन अबाउट 8 to 10 months, एंड वो ड्रमिंग का मेरा एग्ज़ाम है वहाँ पे, तो आई प्ले ड्रम्स। तो लैंग्वेजेस हो गई, ड्रम्स हो गए। स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आई डिड डू अ कोर्स फ्रॉम NSE का टाइप था ईलन मार्केट्स के साथ, उसका एक प्रोग्राम था ENCCMP करके, तो वो किया था। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने शायद ईलन मार्केट्स का नाम सुना होगा, मोस्टली लोगों ने सुना है। विवेक बजाज का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना है। तो ईलन मार्केट्स कहीं ना कहीं वहाँ से उन्हीं की एक कंपनी है जिन्होंने टाइप वगैरह किया हुआ है। तो एक कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक पहला स्ट्रक्चर्ड कोर्स मेरा वो था। कंटिन्यूसली सीखते रहते हैं, बहुत लोगों से सीखते हैं, और वो भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इन लोगों से मुझे सर्टिफिकेशंस मिली हुई हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनके सर्टिफिकेट नेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। तो डिग्री क्राइस्ट की हो गई अपनी, क्राइस्ट इज रैंक नंबर 1 इन मैनेजमेंट एट द बैचलर्स लेवल। तो वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी मैंने। उसके बाद सेबी के लाइसेंस वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, सब कर ही रखा है। बट उससे पहले यू नीड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सेबी को मतलब नहीं है कि आपको फ्रेंच आती है, रशियन आती है, आपको ड्रमिंग आती है, आप अपनी स्किल्स में कितने अच्छे हैं। दे नीड यू टू बी फोकस्ड ऑन द मार्केट, राइट, एंड दैट इज़ फेयर इनफ। तो कहीं ना कहीं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड सेबी के खुद के एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। NISM सीरीज 10A एंड 10B वो क्लियर करे, एंड उसके बाद फिर सेबी का लाइसेंस एक्वायर किया। और अभी भी मैं अपने फ्रेंच में B1 लेवल करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट ईयर तक। रशियन में थोड़ी और रिवाइज करके बेटर करना चाह रहा हूँ। ड्रम्स का मैंने आपको बता ही दिया, मैं ग्रेड 4 देना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास सिर्फ ग्रेड 1 की सर्टिफिकेशन है, वो भी मैंने स्कूल डेज में करी थी। उसके बाद इन एंड आउट रहा ड्रम्स का भी, कि कॉलेज में कभी बजा लिए, कभी नहीं बजाए, फिर टच छूट गया, फिर बीच में वापस पिक कर लिया। तो अब फाइनली मैं ग्रेड 4 के लिए वापस प्रिपेयर करने बैठा हूँ। डबल बेस वगैरह मुझे बहुत पसंद है, आई लव मेटल म्यूजिक। तो उस सब पे फोकस कर रहा हूँ मैं कि किस तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट कर सकूँ अपनी ड्रमिंग के अंदर। और खैर स्टॉक मार्केट के अंदर लर्निंग तो अभी खत्म होती नहीं है, तो लर्निंग लगातार चलती है। खूब सारी बुक्स पढ़ते हैं, खूब सारे लोगों से सीखते हैं, खूब सारी रिसर्च करते हैं। एंड स्टॉक मार्केट इज योर बिगेस्ट टीचर, इट्स द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट दैट यू कैन लर्न फ्रॉम। एंड अब हमारी शिक्षा स्टॉक मार्केट से ही चल रही है। अब इसी से कुछ रिलेटेड सा क्वेश्चन किसी और सब्सक्राइबर ने पूछा था कि अगर हम बिगनर हैं तो हम किस तरीके से अपनी स्किल्स वगैरह को इंप्रूव करें और किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से इस लेवल तक पहुंचें। तो मैं आपको बता दूं, मेरा फुल टाइम काम है। आप लोग कितना भी कमिटमेंट किसी भी काम को देते हैं, अगर वो फुल टाइम होता है तो उसमें 7-8 घंटे दिन के आप स्पेंड करते हैं, आप उस पर ही वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट पे भी इतना टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं आप में इंप्रूवमेंट आनी लग जाएगी। येस, व्हाट हैपेंस इज इफ यू मीट द राइट पीपल, तो आप उनकी मिस्टेक से बहुत ज़्यादा सीख पाते हैं। एंड वो मिस्टेक्स आप जो नहीं दोहराते मार्केट में, वो आपको लाखों करोड़ों बचा देती है। तो कहीं ना कहीं सीखना, जो लोग मार्केट में कमा रहे हैं उनसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज तक कंटिन्यूसली उन लोगों से सीखता हूँ। एंड मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में जेन्युइनली पैसा कमा रहे हैं, आपको जो पसंद आते हैं टेक्निकल साइड पे चाहे फंडामेंटल साइड पे, उनसे सीखिए, उनके कोर्सेज ज्वाइन करिए, उनके प्रोग्राम्स ज्वाइन करें, उनकी वीडियोस वगैरह देखें। क्योंकि यहाँ पे भी आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो कोर्सेज वगैरह बना के आपको सेल कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट प्राइमरीली अर्निंग फ्रॉम द मार्केट। वो उन कोर्सेज से कमा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। चार्ली मंगर की ये बात थी कि जो खुद का पैसा ढंग से मैनेज कर सकेगा, जो खुद से अच्छे से कमा सकेगा, मैं उसी को अपना पैसा दूंगा मैनेज करने को। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में रह गई बात। तो जो लोग एक्चुअली मार्केट से कमाते हैं, अगर आप उनसे सीखेंगे, आपकी लर्निंग और अर्निंग बहुत इंप्रूव होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये बुक्स पढ़िए। सबको पता है कि बुक्स क्या हैं, आपको ये देखना लेकिन ज़्यादा ज़रूरी कि इंडियन मार्केट्स के लिए क्या वर्क करता है। तो वॉट एवर दैट वर्क्स फॉर इंडियन मार्केट्स, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। एंड फिर अगेन, जो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं बाजार से, उनको पता है कि यहाँ से पैसा कैसे कमाना है, राइट। दे हैव फाउंड देयर वे ऑफ मेकिंग मनी। तो उन सबसे सीखते चलो, उन सब की जो गुड क्वालिटीज़ आपको लगती है उनको अपने सिस्टम में डालो, जो इनकॉर्पोरेट हो सकता है उसको करो, बाकी चीज़ों को डिस्कार्ड करते हुए आगे बढ़ते चलो। मेरे हिसाब से तो इसी तरीके से आप कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छोटी कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगेन रिलेटेड सा हो जाता है। छोटी कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं
किस तरीके से आगे बढ़ें, कितना पोजिशनल ट्रेड्स में डालें, कितना लॉन्ग टर्म में लें। कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप छोटी कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट से इनकम जनरेट करने की ना सोचें। होता है क्या, लोगों को लगता है हम बाजार में आएंगे 5 लाख रुपए से और मंथली इनकम बना लेंगे। तो इस तरीके से नहीं चलता शेयर बाजार। यहाँ से फिक्स रिटर्न्स नहीं मिलती हैं, मार्केट अपने हिसाब से रिटर्न्स देती है। जब भी आप मार्केट में काम कर रहे हो, आपका काम होता है रिस्क मैनेज करने का, रिटर्न्स मार्केट ही देती है। इनफैक्ट आप मेरे किसी भी क्लाइंट से पूछोगे, वो यही कहेगा कि जतिन ने हमेशा यही कहा है, मार्केट रिटर्न्स देती हैं, मैं आपका रिस्क मैनेज करता हूँ। दैट इज ऑल वी डू, दैट इज ऑल एनीवन कैन डू इन द मार्केट्स। तो आपका काम है रिस्क मैनेज करने का। छोटी कैपिटल है, बेस्ट तरीका रहेगा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें पैसिव वेल्थ बिल्ड करने के लिए। लेकिन अगर आपको मुझे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आना है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। पोजिशनल ट्रेडिंग आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, बट इसे कॉन्स्टेंट इनकम जनरेट करने का इस पर प्रेशर मत डालें, क्योंकि उसमें आप गलत डिसीजंस ले लेंगे। ऑल्सो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बुलिश रहने वाली है मार्केट आगे आने वाले कुछ सालों के लिए। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती अगर आप यहाँ पे थोड़ा महंगा भी खरीद लें। अगेन, सस्ता नहीं बेचना, महंगा खरीद लोगे मार्केट माफ कर देगी। तो इसके अंदर हमें बस यही ध्यान रखना है कि अगर हम लंबी टाइम की पोजीशन ले रहे हैं, अगेन इंडिया के लिए कौन सी कंपनीज वर्क करती हैं, किस टाइप के बिजनेसेस वर्क करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना है। सिर्फ यूएस किताबों को पढ़ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करना, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। ओएनजीसी जैसे वैल्यू ट्रैप्स के अंदर आप फंस जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ओएनजीसी खराब कंपनी है, बट एक वो वैल्यू ट्रैप बन चुकी है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कंपनीज आर गोइंग टू गिव रिटर्न्स इन दिस मार्केट एंड यू हैव टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही सब्सक्राइबर से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो क्रिप्टो करेंसी के मैं यही कहना चाहूंगा, देखो जब तक यहाँ पे रेगुलेशंस नहीं बन जाती ना, तब तक मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा। आई एम वेरी बुलिश ऑन इथेरियम, मुझे लगता है, लेकिन जो अभी इनका प्राइस चल रहा है वो गलत है। इट्स अ स्पेक्युलेटिव एसेट, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एसेट। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, काफी वीडियोस में बात कर चुके हैं इसकी। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअली कोई भी आके अपनी क्रिप्टो नहीं बना सकता है, कोई भी किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर सकता है। तो ब्लॉकचेन इज फ्री फॉर एवरीवन, राइट? ब्लॉकचेन बेसिकली आपके डिजिटल लेजर्स होते हैं एक तरीके से। तो ब्लॉक्स होते हैं जिनके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, दोज आर ब्लॉकचेन्स। तो ब्लॉकचेन के ऊपर आप क्रिप्टो कोई भी बना सकते हो, बट यस, जो पॉपुलर हो जाएगी, जो चलेगी, जो कंटिन्यूसली इवॉल्व होती रहेगी, जैसे इथेरियम है जिसके ऊपर एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स ट्रेड हो रहे हैं, उन टाइप की क्रिप्टोज के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा दम है और वो फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं और उनका यूज बढ़ेगा मार्केट में। बट जब तक यहाँ पे रेगुलेटेड नहीं हो जाता, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप थोड़ा दूर रहें तो बेटर है। रिस्की कैपिटल उसके अंदर डाल रहे हैं, अगेन नॉट एन इशू। जा रहे हो तो बिटकॉइन और इथेरियम के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आई डू नॉट सी यूज ऑफ एनी अदर क्रिप्टो करेंसी एज ऑफ नाउ। यस, दे कीप ऑन कमिंग अप विद न्यू करेंसी। सबको लगता है कि हमारी वाली सबसे बढ़िया है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, इसमें नया मीम बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे हिसाब से इथेरियम से बढ़िया कोई चीज नहीं है। बिटकॉइन बीइंग पोस्टर बॉय ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, इसके अंदर कहीं ना कहीं चाल आपको बनती हुई दिखेगी हमेशा। और बिटकॉइन काफी कंपनीज के पास है भी, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिटकॉइन और इथेरियम, मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि बिटकॉइन और इथेरियम आर द टू क्रिप्टो करेंसीज ऑन विच यू शुड बी फोकसिंग ऑन। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक मैं रिकमेंडेशन आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा क्रिप्टोज के रिगार्डिंग, अगर आप इन्हें खरीदते हैं तो आप अपने कोल्ड स्टोरेज में इन्हें रखें, मतलब हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करके रखें, बाहर ना छोड़ दें, एक्सचेंजेस के पास ना छोड़ दें, क्योंकि फिर आप पर्पस डिफीट कर देते हैं क्रिप्टोज का। तो लेट दी एक्सचेंज हैव नो कंट्रोल ओवर योर क्रिप्टो करेंसीज। आप सीखें कि आप एक ऑफलाइन वॉलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसका हार्ड डिस्क में अपनी, और उसके अंदर क्रिप्टो स्टोर करें तो थोड़ा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्सचेंजेस यहाँ पे रेगुलेटेड नहीं है, प्राइवेट है सब कुछ। तो अपना पैसा जो आपने डाला है, मेरे हिसाब से अगर आप क्रिप्टोज को अपने पास सिक्योरली रख लें वो बेटर रहेगा। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं सेक्टर्स वगैरह की, किन सेक्टर्स पे मैं बुलिश हूं। तो क्वेश्चन थे रिगार्डिंग सेक्टर्स के, तो मैं बता दूं, इंफ्रा की स्टोरी डेफिनेटली हमें प्ले आउट होती हुई दिख रही है अच्छी। इंफ्रा के अंदर मैं यही कहूंगा कि एलएनटी को मत देखो, प्रॉक्सी प्ले करो। पेंट्स का सेक्टर, पिडिलाइट हो गया, बाकी आपकी पाइप्स की कंपनीज हो गई। एक बार चार्ट पे इनकी रिटर्न्स देखो, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एलएनटी इज नॉट एट ऑल अ बैड कंपनी, मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं, बट मैं फिर भी कहूंगा एलटीटीएस हो गई, जिसका स्टॉक एनालिसिस कुछ टाइम पहले बनाया था मैंने चैनल पे, उसको भी आप खरीद सकते हो। मतलब दीज काइंड ऑफ कंपनीज कैन डेफिनेटली जनरेट मे बी बेटर रिटर्न्स दैन योर एलएनटी एंड जो डायरेक्ट इंफ्रा स्टोरीज हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉक्सी प्ले करना सीखो इनका, जिनका बिजनेस खाली इंफ्रा पे डिपेंडेंट नहीं है, इनको बिजनेस लगातार मिलता ही रहता है। तो इंफ्रा पुश है, ठीक है, इंफ्रा पुश नहीं है तो भी हमारा काम चल रहा है, तो उन पे फोकस करेंगे, अच्छा रहेगा। केमिकल सेक्टर हो गया, चाइना प्लस वन पॉलिसी, नो डाउट उसके अंदर काफी बुलिशनेस है। एथेनॉल इज अ न्यू प्ले दैट हैज कम अप, सिल्वर मेंबर्स के लिए हमने एक स्टॉक पे बात भी करी है, एंड दैट स्टॉक जब वो जहाँ पे था उसके बाद उसने रिटर्न इस हिसाब से दिए हैं कि आपकी सिल्वर मेंबरशिप की फीस निकल चुकी है। तो दैट स्टॉक हैज डन वेल, उससे मुझे बहुत उम्मीद है। आई थिंक
जो मैंने आपको बताया कि 5x 10x कुछ भी जा सकता है वो अगले 10 साल में। तो हमें फोकस करना है ऐसी कंपनीज के ऊपर, ऐसे सेक्टर्स के ऊपर। अगेन आपके जो कंजम्पशन के सेक्टर्स हो गए यहाँ पे, FMCG नॉन एडिबल जो सेगमेंट है जिसको मैं कहता हूँ, रिलैक्सो जैसी कंपनीज हो गई, डायग्नोस्टिक की कंपनीज हो गई, इन सब के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है। मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से रिटर्न्स देंगी। आपके प्लेटफॉर्म कंपनीज हो गई, डिजिटल कंपनीज हो गई, इंटरनेट के बिजनेसेस हो गए सारे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज हो गई, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है चाल लगातार बनी रहेगी और आपको एक बहुत अच्छे लेवल्स फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो जो सेक्टर्स एक्चुअली आपको दिखा रहे हैं ना कि हम चल रहे हैं, मेरे को लगता है उन्हीं के अंदर तेजी बनी रहेगी। और ये बुल रन के अंदर मुझे बस थोड़ा जो डिप्रेस सेक्टर लग रहा है वो फाइनेंस का है, लेंडिंग बिजनेसेस का है, उसको थोड़ा बस संभल के चलना है हमें। बाकी मुझे काफ़ी मार्केट लग रही है, ब्रॉड बेस्ड रैली लग रही है मार्केट के अंदर। अब क्वेश्चंस आते हैं कि मैं फंडामेंटली अपने स्टॉक्स कैसे चुनता हूं और मैं टेक्निकली स्टॉक्स अपने कैसे चुनता हूं चार्ट ऑफ द वीक के लिए। टेक्निकल बेसिस पे तो देखो हमारा काम है स्टॉक्स को रेगुलरली ट्रैक करना, तो हमें स्टॉक्स दिखने शुरू हो जाते हैं कि हाँ इसमें ब्रेकआउट है, इसमें ब्रेकडाउन आ रहा है, इसमें बाइंग कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली एक कम्युनिटी होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ से कभी गाइडेंस मिल जाती है, तो काफ़ी लोगों से कनेक्टेड होते हो आप, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है अल्टीमेटली। लेकिन एनालिसिस आपको ही करना पड़ता है, राइट। अगेन एक ही स्टॉक को देख के कोई कहेगा खरीदना, कोई कहेगा बेचेगा, तो आपको ही अल्टीमेटली डिसाइड करना होता है कि क्या ये सही एंट्री पॉइंट है, क्या ये गलत एंट्री पॉइंट है, क्या यहाँ पे इसको बाय करना है, सेल करना है, लेना है नहीं लेना, क्लाइंट्स को पोजीशन देनी है नहीं देनी, खुद से लेनी है नहीं लेनी। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। मेरा फुल टाइम काम है अगेन, तो आई गेट टू सी अ लॉट ऑफ स्टॉक्स ऑन अ डेली बेसिस। मेरा काम ही यही है कि मैं चार्ट्स देखूं, उनकी कंपनीज की रिसर्च करूं, तो फिर मेरे को ऑटोमेटिकली वो चीज़ें दिखने लगती हैं। अब फंडामेंटल्स के लिए मैं कैसे कंपनी चुनता हूं, तो ये एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि फंडामेंटल्स के लिए कंपनीज चुनना इतना आसान नहीं है। दोज आर कंपनीज दैट यू आर बेटिंग ऑन फॉर लॉन्ग टर्म। मेरे लिए स्टोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ आई कैन सी द स्टोरी, इफ आई कैन सी द ग्रोथ, आई विल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। सेकेंड पे मैं कहूँगा मेरे लिए रिटर्न रेशियोज इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले मुझे स्टोरी समझ आनी चाहिए, बिजनेस समझ आना चाहिए, मैनेजमेंट समझ आनी चाहिए, मुझे विजन दिखना चाहिए उस बिजनेस को लेके जो मे बी मैनेजमेंट को भी नहीं दिख रहा। अगर वो मुझे दिखता है तभी मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर पाता हूँ। एंड अगेन इन्वेस्टिंग इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव एंड वेरी वेरी पर्सनल। तो हो सकता है कि कोई कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है और आपको बिल्कुल भी ना जम रही हो, तो वो हो सकता है क्योंकि आप किसी और बेसिस पे वैल्यूएशन कर रहे हैं, मैं किसी और बेसिस पे वैल्यूएशन कर रहा हूं। तो इसलिए आप जिस कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, आपका काम होना चाहिए कि आप उससे पैसा कमाएं। बाकी हमेशा ऐसी कंपनीज आएंगी जो आपसे छूट जाएंगी, जिनके रिटर्न्स आप नहीं ले पाएंगे, बट जिनमें आपने पैसा डाल दिया अगर आप उनसे नहीं कमा रहे फिर वो आपकी गलती हो जाती है। तो अपनी रिटर्न्स एक अच्छे बेस पे आपको मेंटेन करनी चाहिए। आई वुड से अगर इंडेक्स आपको 12 से 14% दे रहा है, इफ यू आर डूइंग लेट्स से 18 to 20%, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल इन द मार्केट्स। हमारी टारगेट थोड़ा ऊपर का ही रहता है हमेशा, हमें रहता है कि बेयर मिनिमम 4 साल में पैसा डबल हो। क्लाइंट्स को तो हम डेफिनेटली कहते हैं कि 5 साल ही आप लेके चलें, बिकॉज अगेन रिटर्न्स आर इन द हैंड्स ऑफ द मार्केट, रिस्क हम मैनेज कर रहे हैं। बट इन द लास्ट 3 years वी डिड डबल आवर मनी। तो कहीं ना कहीं fundamental investing has been that base that has helped us into expanding into different territories। तो उसके वजह से ही हम एक्सपैंड कर पाए हैं, क्योंकि एक वो इतना सॉलिड फाउंडेशन हो गई ना हमारी कैपिटल की कि अब हमें पता है कि हाँ यार अगर हम गिरेंगे भी तो ये हमें संभाल लेगा। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल इन्वेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ डाइंग आर्ट, आई कैन टेल यू, बिकॉज मेरे को जितनी भी इंक्वायरीज आती है मुझे हमेशा टेक्निकल के कोर्स की आती है, मुझे फंडामेंटल के कोर्स की नहीं आती। तो आई नो इट्स अ डाइंग आर्ट। It's sort of difficult to get people interested into fundamental studies। इसलिए मैंने internships भी बीच में चलाई थी and I'm glad to say मेरे पास 4-5 लोग हैं जो टिके हैं उसके अंदर, and hopefully those 4-5 people can learn more and उनकी learning से मेरी भी learning हो, तो वो देखेंगे। बट fundamentals बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप wealth क्रिएट करना चाहते हैं। टेक्निकल्स भी देखो, आपको पता है कि मैं किस हिसाब से इन्वेस्टिंग में यूज़ करता हूं। अब तक आपको चार्ट्स में समझ आ ही गया होगा, चार्ट ऑफ द डेकेड में भी हमने बात करी थी। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दे इंप्रूव माई इन्वेस्टिंग अ लॉट। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टेक्निकल्स मेरे लिए। एंड मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी है, उनका थीसिस भी समझी है, उनसे बात भी करी है। They use a lot of technicals for better investing as well। तो if you want to be successful in the markets, मेरे ख्याल से fundamentals और technicals को merge करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका एक blend, इनका एक संगम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। और अगर वो हो जाता है, क्योंकि सिक्के के देखो 2 पहलू हैं, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स। अगर आप दोनों समझ लोगे तो आप देखोगे कि आप मार्केट्स को बेटर स्टडी कर पा रहे हो, बेटर समझ पा रहे हो और बेटर रिटर्न्स कमा पा रहे हो। लास्ट कुछ क्वेश्चंस इन्वेस्टिंग के ऊपर ले लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि पी रेशियोज बहुत महंगे हो रहे हैं काफ़ी कंपनीज के, उनके साथ क्या किया जाए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, पी रेशियोज जो महंगे हो भी रहे हैं,
आपको समझना है कि पी रेशियोज आपको बताना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको समझ आ जाता है कि व्हाट पी रेशियोज ट्राइंग टू टेल यू, तो फिर आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पाते हैं कि अभी महंगा है, बाद में सस्ता हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखें कि पैसे की जो खुद की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो खत्म होती जा रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इतने रहे नहीं है, तो पैसा सस्ता होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आपको मार्केट से पैसा उठाना है वो सस्ता होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पी रेशियोज आपके एक्सपैंड करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम स्टिल शॉक्ड कि लोगों को 20 का सस्ता लगता है, 40 का महंगा लगता है। आई डू नॉट बिलीव दैट इज गोइंग टू होल्ड ट्रू। हो सकता है आपको 100 पी रेशियो बड़ा कॉमन होता हुआ देखे अगले 10 सालों के अंदर, अभी नहीं कह रहा मैं, अगले 10 सालों के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट ही नहीं बचेगा तो फिर पी रेशियोज तो बढ़ ही जाएंगे ना। आप सोचो बैंक की एफडी का पी रेशियो क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर 5% आपका इंटरेस्ट मिल रहा है इस समय, पहले 10 मिला करता था, 5 मिल रहा है, तो पी रेशियो क्या है। तो आप खुद सोचो कि अगर 100 रुपये पे आप 5 रुपये कमा रहे हो तो पी रेशियो बचता नहीं है। पी रेशियो आपके सब चीज़ों के बढ़ने लग जाते हैं एक तरीके से। पी रेशियो आफ्टर ऑल है तो प्राइस टू अर्निंग्स ही ना, तो ऊपर आप प्राइस डाल दो, नीचे अर्निंग्स डाल दो। अगर आप 100 रुपये डाल के 5 रुपये कमा रहे हो तो 20 का पी रेशियो तो यही हो गया। अगर लेट से ये 10 होता, 10 रुपये आप कमा रहे होते 100 रुपये पे, अगर इंटरेस्ट 10 रुपये होता तो पी रेशियो 10 का हो जाता। तो सोचो 20 का पी रेशियो तो नॉर्मल है, मतलब ये तो एफडी का है, ये तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। तो एनीथिंग अबव 20 इज वेरी वेरी नॉर्मल, क्योंकि मार्केट में आप थोड़ा रिस्क लेते हो, बिजनेसेस चल रहे हैं, दे गोइंग टू आउट परफॉर्म एफडी, वो कहीं ना कहीं उससे बेटर रिटर्न जनरेट करेंगे, उनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज टू बी बेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो छोटी छोटी चीजें हो जाती है, इसलिए आपको पी रेशियो एक्जैक्टली बताता है कि वो समझ आना चाहिए। और जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होगी पी रेशियो आपके रिवाइज होते चलेंगे महंगे की ओर, एंड वो आपको समझना पड़ेगा। उनके बेसिस पे अगर आप कंपनीज छोड़ दोगे बहुत ज्यादा नुकसान करोगे। एक क्वेश्चन है थोड़ा मार्केट कैप्स को लेके, इस पे चलते हैं हम अपना लार्ज कैप स्मॉल कैप की। लार्ज कैप थोड़ा कम मूव कर रहे हैं, स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो आपको समझना जरूरी। स्मॉल कैप बेचारे टूट भी बहुत ज़्यादा गए थे, 2017 में उनकी रैली थी, उसके बाद से बहुत पिटाई हुई है स्मॉल कैप की। तो हमने डेफिनेटली देखा है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। येस, गुड क्वालिटी स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स आर ऑलवेज गोइंग टू आउट परफॉर्म योर लार्ज कैप स्टॉक्स, बट ये कहना कि लार्ज कैप स्टॉक्स रिटर्न नहीं देते गलत हो जाएगा। जस्ट लुक एट रिलायंस इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। आई मीन इट्स द बिगेस्ट कंपनी दैट वी हैव मार्केट कैपिटलाइजेशन से, और मेरे को लगता है कि जो बड़ी कंपनीज है ना, दे कीप ऑन ग्रोइंग बिग। तो यूएस में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, और जो यूएस में होता है नॉर्मली इंडियन मार्केट्स में होके रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप देखोगे बड़ी कंपनीज और बड़ी होती चली जाएंगी। अगेन जो छोटी कंपनी है, मिड साइज कंपनीज है, दे विल कीप ऑन इंप्रूविंग, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाइज होपफुली मैंने आप लोग के इन्वेस्टिंग से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। अब एक दो जरा स्पेशल सीरीज फंड को लेके क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिकली, और चार्ट एनालिसिस को लेके, उनको डिस्कस कर लेते हैं इन्वेस्टिंग के। लेकिन बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे, इनफैक्ट 10 से 12 क्वेश्चन तो इन्वेस्टिंग के अराउंड ही थे, उसमें से 3-4 क्वेश्चंस इधर उधर कहीं ना कहीं सर्विसेज को लेके थे, तो उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल की मेंबरशिप ओपन है। आप 2000 रुपीज देकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहा हूं मैं उसकी। या फिर आप अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलाएं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, एंड आप गूगल फॉर्म फिल कर दें तो फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो अगर आप अकाउंट खुलाते हैं या फिर आप 2000 वन टाइम फीस पे कर दें, उसमें कोई रेकरिंग फीस नहीं है। अब चलते हैं हमारे सर्विसेज के रिगार्डिंग, जो 2 सर्विसेज पे काफी चर्चा हुई है, चार्ट एनालिसिस और स्पेशल सीरीज फंड के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ट एनालिसिस की। चार्ट एनालिसिस में देखो मैं आपको गाइड करता हूं, हैंड होल्डिंग कराता हूं, आपकी ट्रेडिंग बेटर करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप के क्लाइंट जुड़ते हैं, एक जो मैं चार्ट्स भेजता हूं उनके ऊपर ही ट्रेड्स लेते हैं, एक जो कहते हैं कि आप चार्ट्स मेरे चेक कर दो या मेरे स्टॉक चेक कर दो, उन पर मुझे गाइड कर दो कि मैं ठीक काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तो इट्स एन एजुकेशनल सर्विस। आई चार्ज 7000 रुपीज पर मंथ फॉर दिस, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। इसके अंदर आपको बेसिकली आपके पास आपकी कैपिटल रहती है, आप मुझे बस एक फ्लैट फीस पे करते हैं, एंड हम आपकी ट्रेड्स वगैरह सब कुछ ट्रैक करते हैं। एक एस्टिमेटेड पीएनएल भी हमारे पास मेंटेन रहता है, ताकि हम आपको बेटर गाइड कर पाए मार्केट्स के अंदर। अब बात आती है स्पेशल सीरीज फंड की। स्पेशल सीरीज फंड हमने बहुत टाइम की रिसर्च के बाद लॉन्च किया। उसके अंदर टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का बहुत अच्छा ब्लेंड है, बहुत अच्छा संगम है। टेक्निकल्स उसको डेफिनेटली थोड़ा ओवर पावर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ी टाइमिंग अपनी इंप्रूव कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि एक भी कंपनी उसके अंदर जो है वो फंडामेंटली वीक है। फंडामेंटली द कंपनीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं उस फंड को, तो उसके अंदर अभी 14 to 15 कंपनीज हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में, अप्रैल और मई में, मार्च तक देखो हमने अपना पैसा उसमें डाल दिया था, अप्रैल और मई में हमने उसकी मार्केटिंग शुरू करी। अप्रैल मई में इट गेव 27% की रिटर्न्स 2 महीने के अंदर। 2 स्टॉक्स उसमें डबल हो गए, एक हमने एग्जिट कर दिया, एक अभी भी है, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं।
एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्पेशल सीरीज फंड को जगह देते हैं और आप 3 इयर्स 5 इयर्स का पेशेंस इसके साथ दिखाते हैं, यू विल बी शॉक टू सी द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स दैट यू कैन जनरेट। हमने इंडियन मार्केट्स पे, यूएस मार्केट्स पे इस सब को बैक टेस्ट किया है, तो जो टेक्निकल बेसिस पे भी हमने निकाला है उसको हमने 2 मार्केट्स पे बैक टेस्ट किया है और हजारों चार्ट्स हमने देख दी, 1000 से ऊपर चार्ट्स हमने देखे हैं और उसके बाद ही प्रोडक्ट निकाला है और अपना पैसा खुद का पहले इसके अंदर डाला है। मैंने भी और यश ने भी, जो मेरा पार्टनर है मनी क्राफ्ट में, हम दोनों ने इसके अंदर पहले अपना पैसा डाला और फिर ही हम आपको कह रहे हैं कि आप इसके अंदर अपना पैसा डाल सकते हैं। चार्जेस फॉर स्पेशल सीरीज फंड 1, तो इसके अंदर क्योंकि कंपनीज चेंज होती रहेंगी, अभी स्पेशल सीरीज फंड 1 खुला हुआ है, इसके चार्जेस हैं 1.25 लाख रुपीज फॉर 3 इयर्स ऑफ कवरेज। पूरे 3 साल के हम आपको इसके अंदर कवरेज दे रहे हैं, उसका पैसा हम आपसे ले रहे हैं। पूरे 3 साल हम आपका रिस्क मैनेज करेंगे इसके अंदर और रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट 5 इयर्स में इट कैन गो 3x 4x बड़े आराम से। 3 साल में हमें कि मेजर रिस्क आपका खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आप फ्रीली इसके अंदर अपने रिटर्न्स को एंजॉय कर सकते हैं। और 3 इयर्स में भी हमें उम्मीद है कि दुगना तो ये हो जाएगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए। 2 कंपनीज तो पहले ही इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इनफैक्ट एक कंपनी और हमें लग रही है कि अब उसके डालने की बारी आ रही है, तो वो फिर हम वापस आपको 15 कंपनीज करके देखेंगे। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि कम से कम 50,000 पर स्टॉक डालें तो कम से कम 7 लाख रुपीस आपके पास हो, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपीस पर स्टॉक डालते हैं तो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छी एक्सेलरेटेड एकदम से दिखेंगी एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दीज रिटर्न्स। ये बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से पोर्टफोलियो बनाया गया है, इसका रिस्क बहुत अच्छे से हमने मिनिमाइज करने की कोशिश करी है और इसकी रिटर्न्स हमने मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं इसका संगम जो है वो बहुत अच्छा है एंड मेरे ख्याल से अगर कोई भी जना है जो थोड़ी बड़ी कैपिटल से मार्केट में आना चाहता है लंबे समय के लिए, वो डेफिनेटली इसमें एक्सपोजर ले सकता है। अगेन वी चार्ज आवर फीस, द स्टॉक्स, योर मनी, एवरीथिंग स्टेज विद यू। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस Q&A वीडियो। यस, वीडियो थोड़ी लंबी रही बट आपके क्वेश्चंस इतने ज्यादा थे। बाकी हम स्टॉक्स की डिस्कशन करते ही रहते हैं, मैंने इसके अंदर मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस ले लिए हैं। अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस रह गए हैं Q&A 3 के अंदर हम उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सो मेनी क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव एंड सपोर्ट फॉर द चैनल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपके क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे इसके अंदर। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय।